नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोग का स्वागत करता है सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को एक बेटर एज मिलेगी। बट उस सबके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे ये क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। आज इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी नींद नहीं खुली, मतलब ट्रूली स्पीकिंग अचानक से एकदम झटके से मैं उठा और मैंने देखा कि आई गॉट टू लेट। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आज क्लास डिले करना पड़ेगी। तो पता नहीं ये कैसे हुआ, और ये पहली बार ही हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। वैसे ये क्लास रोज सुबह 9 बजे रहती है, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आज हम लोग एडिटोरियल के ऊपर बात करेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हेडिंग में एक ही डला हुआ है, पर दो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। साथ में हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर क्या खास है? फंडिंग पब्लिक एजुकेशन करके एक आया है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके भी आया था, गांधीयन आइडियोलॉजी वगैरह। दैट वाज नॉट मच इंपॉर्टेंट विद द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर भी आया था, पर वो हम लोग ऑलरेडी सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मेरे को दिखाई दिया है, फंडिंग फॉर द पब्लिक एजुकेशन। ठीक है, ये क्योंकि एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है, और एजुकेशन के ऊपर सवाल भी जो पूछे जाते हैं, तो इस कारण से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हुआ क्या कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लोग ये ना सोचे कि यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट फंड करेगी, लोग अपने इस आइडिया को छोड़ दें। जिसके बाद ये एडिटोरियल लिखा गया, जिसके अंदर कहा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था कि एजुकेशन को एक्सेसिबल, इक्विटेबल और इंक्लूसिव बनाएंगे। मतलब एजुकेशन को ऐसा करेंगे जिसकी वजह से सबको एक्सेस मिलेगा बराबर रूप से और हर जगह पे मिलेगा, जिसकी वजह से पब्लिक एजुकेशन जो है वो ग्रो करने वाली थी, ऐसा सबको लग रहा था। इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को फंड दिए जाएंगे। पर आपने जब भी पब्लिक कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज को देखा होगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज के पास में पैसे भले गवर्नमेंट से आते हैं, पर इनके पास में अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, तो उस ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाएगा आफ्टर पब्लिक फंडिंग एज वेल। इतना ही नहीं, यहां पर कहा गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अभी तक क्या होता था कि भारत के अंदर एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं था, मतलब 2% भी हम लोग रेयरली छू पाते थे। हालांकि कई सारी कमिटियों ने कहा था कि भारत को अपनी एजुकेशन के अंदर जो मैक्सिमम टारगेट है वो 6% ऑफ द जीडीपी तक लेके जाना चाहिए। जिसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि 6% ऑफ जीडीपी तक हम लोग एजुकेशन के अंदर खर्चा करेंगे, ताकि भारत की एजुकेशन हाई क्वालिटी की हो, इक्विटेबल, एक्सेसिबल और इंक्लूसिव होने के साथ में। इवन कोठारी कमीशन ने कहा था कि 2% ऑफ द जीडीपी मिनिमम खर्चा तो करो एजुकेशन के अंदर। भारत के अंदर अगर आप हकीकत में देखोगे एजुकेशन के अंदर कितना खर्चा होता है, तो 2010-11 के अंदर 0.86% ऑफ जीडीपी का खर्चा, 2019-20 के अंदर 0.52% ऑफ द जीडीपी का खर्चा, और कम होता गया है भारत का बजट एस्टिमेशन ऑन एजुकेशन। वहीं भारत की जीडीपी जो है वो ग्रो की है, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में टर्म ग्रो कर रही है, पर जितने लेवल पे ग्रो करना चाहिए वो ग्रो नहीं कर रहा है। भारत के पास में जो रेवेन्यू रिसीट है, मतलब जो पैसे आए हैं, वो भी इस दौरान में 3 गुना हो गए। पर एजुकेशन जो कि एक असेट है, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू और बढ़ सकता है। जो $3 ट्रिलियन की आज इकोनॉमी है, वो लगभग $5 ट्रिलियन तक जा सकती है। उसको ले जाने के अंदर कोई पावर रखता है तो वो एजुकेशन रखता है, पर उसी एजुकेशन के अंदर हमारा खर्चा कम है। और जब गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा कम होगा, यानी कि सरकार पैसे कम देगी, तो फिर पैसा कौन देने लगेगा? निवेश कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगर निवेश करेगा तो एजुकेशन कैसी होगी? सस्ती होगी कि महंगी होगी? मतलब प्राइस जो है वो अपने आप बढ़ेगा। कंपटीशन है नहीं, जिसके कारण से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको गिरती हुई दिखाई देगी। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी होती तो आप शायद यूट्यूब में मेरा लेक्चर देख नहीं रहे होते, या आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अलग से कोई तैयारी करना पड़ती नहीं, वापस से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं। क्योंकि स्कूलों के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम है, कॉलेजेस के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कम है। इवन आप अगर देखोगे हायर एजुकेशन के अंदर जो लोग इंजीनियर वगैरह हैं, उनको देखना कि वो लोग पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, जो चीज पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर काम ही नहीं आता।
वेरी इरिलेवेंट हम लोगों को देखने को मिलता है हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिसके कारण से प्रॉफिटेबल ज्यादा हो गया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा हो गया प्राइवेटाइजेशन होने के कारण। और जब प्राइवेटाइजेशन होने के कारण बिजनेस एरिया बढ़ गया, चीजें महंगी हो गई हैं, पर जो क्वालिटी है वो नहीं बढ़ी है, क्वालिटी अभी भी कम है। मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट के आने की वजह से क्वालिटी बढ़ जाती है, पैसे बढ़ते तो क्या हुआ, पर यहाँ पर तो क्वालिटी भी नहीं बढ़ी है, बस पैसे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास में अपनी ऑटोनॉमी है, उनको गवर्नमेंट से पैसे तो आना है, पर वो देख रहे हैं कि यार फिर भी हम लोग का खर्चा जो है बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे ही पैसे निकाले जा सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी आप एनआईटी आईआईटी को देख लो, इनकी फीस आसमान छू रही है, तो पैसे जो है वो यहाँ पर फिर अलग अलग तरीकों से ज्यादा हेड़े जाते हैं, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, स्टूडेंट के ऊपर। अब अगर मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से मैंने, वहीं से खत्म करता हूं जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो सारी बातें मैंने कही, उसके अलावा एक और बातें हम लोगों ने कही थी कि 2035 तक हम लोग इनरोलमेंट को हायर एजुकेशन के अंदर लेके जाएंगे लगभग 2 गुना, आज से डबल कर देंगे। अब आप समझना कि मतलब हम लोग क्या करेंगे, लोगों को ज्यादा हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कराएंगे, पर ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन से सेक्टर को प्रोत्साहित करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, कौन सा सेक्टर है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है हायर एजुकेशन के अंदर हायर इनकम वाला सेक्टर या फिर लोअर इनकम वाला सेक्टर। हमको अगर इनरोलमेंट बढ़ाना है तो किसको यहां पर ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, लोअर सेक्शन। क्यों? क्योंकि हायर इनकम सेक्शन वाले के पास में पहले ही पैसे हैं, तो वो अभी जो हाई फीस है वो भी अपने बच्चे की भरी रहे, जिसके कारण से इस एडिटोरियल के अंदर तो एस्टिमेट बताया गया 100% के आसपास, एस्टिमेशन है, ऑफिशियल डाटा नहीं है, पर अंदाजा लगाने के लिए लगभग 90% जो एफ्लुएंट क्लास है, जो ऐसा क्लास है जिसके पास में अच्छी इनकम है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा होगा। 10% जो होंगे उनको शायद नहीं पढ़ा पा रहा होगा, कुछ रीजन होंगे। रीजन होगा कि यार बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो उसकी हायर एजुकेशन नहीं कराई होगी, उसको दुकान में बिठा दिया होगा। बाकी 90% बच्चों को हायर एजुकेशन जो है वो कराई जा रही है अफ्लुएंट क्लास के द्वारा। वहीं लोअर सेक्शन के अंदर ये नहीं है, तो हम लोगों को किसको प्रमोट करना है, लोअर सेक्शन को, क्योंकि इसके अंदर ये आंकड़ा और भी कम है। अब लोअर सेक्शन क्यों अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन क्यों नहीं ले पा रहा है, इशू किस चीज का है, फीस का। ऐसी कंडीशन के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर एनालाइज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं सीट बेल्ट एंड हेड रेजिस्टेंस सेफ्टी रेगुलेशन टेक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला है कि टाटा सन्स साइरस पी मिस्त्री की डेथ हो गई है ड्यूरिंग अ रोड एक्सीडेंट। एक्चुअली ये मर्सिडीज की गाड़ी के अंदर जा रहे थे, जब मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जा रहे थे तो एक सीसीटीवी कैमरा जो कि एक चेक पोस्ट पे था और दूसरे सीसीटीवी कैमरा, इसके अंदर इन्हें ऑब्जर्व किया गया विद इन 9 मिनट के अंदर ये पहुंच गए थे, जबकि डिस्टेंस था लगभग 20 किलोमीटर का, जो दर्शाता है कि इनकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हुआ करती थी, जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। पुलिस ने यह भी अंदाजा लगाया है कि इनके साथ में जो इनके फ्रेंड थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। इवन मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो एयरबैग है वो प्रॉपर फैसिलिटी वाले नहीं थे, बस साइड एयरबैग अवेलेबल थे, सामने वाले जो एयरबैग थे वो अवेलेबल नहीं थे, विद द गाइडलाइन नहीं थे, जिसके कारण से हम लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। जिसके बाद में इस ट्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एनालाइज किया गया है कि सीट बेल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एयरबैग क्यों इंपॉर्टेंट है, और उन सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है जो हमारी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं सीट बेल्ट पे। इमेजिन करना आप बैठे हुए एक रोलर कोस्टर के ऊपर, बहुत तेज चल रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, किसी एक सीट के ऊपर बैठे हुए, और अचानक से मैंने आपको रोक दिया, आपकी नीचे वाली बॉडी को रोक दिया, आपकी आगे वाली बॉडी स्टिल चलेगी ना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कोई सी चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट। तो जो चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए, जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट अप्लाई।
अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल रहे हो और अचानक से ऐसे झटका आएगा तो आपकी गर्दन की नसें फटेंगी, यहां पर टिश्यूज के ऊपर असर पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इमेजिन करो कि आप मेरी कुर्सी के ऊपर बैठे हो, इस कुर्सी को मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके जा रहा हूं, किसी सॉलिड चीज के ऊपर ठोक दिया मैंने, किसी गाड़ी के कांच के ऊपर ठोक दिया, या गाड़ी के वो जो प्लास्टिक रहता है ना आगे, मतलब जो फाइबर रहता है स्टेयरिंग का, उसके ऊपर ठोक दिया। व्हाट डू यू थिंक, आपको कितनी इंजरी होगी? क्या आपके हाथ पांव वगैरह टूटेंगे कि नहीं? मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। 10वीं में पढ़ा था, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है। जो चीज मोशन में वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जो चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या होता है कि जब गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हो और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी अचानक से रुकी, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट जो गाड़ी से कनेक्टेड है वो रेस्ट पे आ गया पर अपर पार्ट नहीं आया, तो पहले क्या होगा, पीछे की तरफ झटका होकर आगे की तरफ आओगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी गर्दन के ऊपर चोट लगेगी। अगर सीट बेल्ट पहना होता तो सीट बेल्ट क्या करता है, एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम करता, जो कि गाड़ी की स्पीड के अनुसार आपको रेस्ट पे ले आता, जिसके कारण से आपको उतना वो झटका जो है वो झेलना नहीं पड़ता, गर्दन वगैरह की जो इंजरी है वो नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एयरबैग होता तो क्या होता, एयरबैग होने की वजह से भी वो गर्दन के ऊपर झटका, साथ में क्या होता है वो अचानक से स्टेयरिंग पे टकराने से किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे आप मानो ना कि मैंने आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंका और किसी सॉलिड सरफेस पे टकराया तो आपको इंजरी होगी। या फिर मैंने क्या किया कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको फेंका और आप एक रुई के बड़े से गद्दे पे टकराए, आपको इंजरी होगी क्या? नहीं, सेकंड वाले केस में। पहले वाले केस में हो जाएगी। तो एयरबैग की वजह से क्या होता है, इंजरी और कम हो जाती है। सीट बेल्ट की वजह से पहले ही आप स्लो टकराते हो और एयरबैग क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। इस कारण से ये दोनों जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो इंडिया की रेगुलेशन क्या है, तो 11 फरवरी 2022 के दिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि सीट बेल्ट दो नहीं, पीछे की सीट के ऊपर आप देखते हो ना, 2 सीट बेल्ट होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। कहा गया 2 सीट बेल्ट नहीं, यहां पर जो तीसरा व्यक्ति बैठे इसके लिए भी सीट बेल्ट होगा, क्योंकि ये भी तो बैठा है, इसको भी तो इंजरी हो सकती है। तो 3 सीट बेल्ट की बात यहां पर की गई थी सारी M1 कैटेगरी की कार के अंदर। इसके अलावा कहा गया था कि जो सीट बेल्ट होंगे वो ऐसा नहीं अमेरिका की डिजाइन बना दी, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के सीट बेल्ट होने चाहिए। साथ में कभी आप गाड़ी के अंदर बैठे होगे और सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो आजकल वो आता है टू 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 की आवाज आने लगती है, मतलब एक अलर्ट जारी होता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, आपको याद दिलाता है कि सीट बेल्ट लगा लो, पर फिर भी आप इग्नोरेंट होते हो। आप क्या करते हो, मतलब हम लोग इतने निसरने हैं, क्या करें, हम लोग ये नहीं करेंगे कि यार वो टू 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 बज रहा है तो चुपचाप सीट बेल्ट पहन ले, यार ये टू 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 क्यों कर रहा है, या तो ये कर लेंगे, या तो बोलेंगे कि अरे ये किसने डाल दिया सिस्टम, उसको क्रिटिसाइज करेंगे जबकि वो आपकी जान बचा। या फिर क्या करेंगे, सीट बेल्ट ना लगाते हुए सीट के पीछे से उसका जो बक्कल होगा ना वो वहां पर लगा देंगे, खुद के शरीर पे नहीं लगाएंगे, पीछे से लगा देंगे, क्यों, क्योंकि कपड़े खराब होंगे, अरे भैया जिंदगी खराब हो रही है। तो वो सीट बेल्ट का अलर्ट जो है वो भी इंडियन स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ऐसा यहां पर कहा गया था। साथ में मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया गया था 2019 के अंदर। बात कुछ ऐसी है कि भारत के अंदर ये जो सीट बेल्ट वाली चीज है ये अधिकतर चीजों के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, पर पीछे वाले के लिए सीट बेल्ट है ही नहीं किसी कैब में। भारत के अंदर कैब में सीट बेल्ट बहुत कम लोगों के कैब में आपको मिलेगी, पीछे वाले के पास में, जिसके कारण से कैब के अंदर या टैक्सी के अंदर एक्सीडेंट के कारण डेथ सबसे ज्यादा होती है। पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल पूछा गया था जिसके अंदर कहा गया था, डाटा लिखा गया था कि 2017 के अंदर शॉकिंगली लगभग 26,896 डेथ हुई, जिनमें से ये सारी डेथ सीट बेल्ट का प्रयोग ना करने की वजह से थी, जिनमें 16,000 डेथ जो है ये सीट बेल्ट को यूज ना करने की वजह से जो हो रही थी वो टैक्सी के अंदर हुई है। जिसके बाद में गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे प्रॉपर डाटा क्यों नहीं है, इसके ऊपर सवाल उठाया गया। 2019 के अंदर एक एक्ट आया, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके अंदर कहा गया कि जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पर पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट होनी चाहिए, पर भारत के अंदर आज भी वो अवेलेबल नहीं है। तो भारत के अंदर कानून है, लॉज है, रूल्स है, नियम है, तो उसको फॉलो करने वाला नहीं है, प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट जो है वो चीजें नहीं हो रही है, ठीक है।
इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द बैन ऑन द कन्वर्जन थेरेपी ऑफ एलजीबीटी IQ A+ कम्युनिटी। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक रेगुलेशन, एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन गया है राज्य के हर एक मेडिकल काउंसिल के पास में। राज्य के हर एक मेडिकल काउंसिल को ये कहा गया है कि अगर कोई भी कन्वर्जन थेरेपी करता है किसी भी रूप से, तो वो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ऐसी कंडीशन में राज्य को ये अथॉरिटी भी दी है, राज्य की मेडिकल बॉडीज को ये अथॉरिटी भी दी है कि यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो आप ले सकते हो। ये मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकालो नेशनल मेडिकल काउंसिल को। अब आपको ज्यादा बात समझ में आई नहीं, मेरे को भी पता है, चिंता मत करो, भाई आया बता के जाएगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है, ये एक एपेक्स बॉडी है जो भारत के अंदर मेडिकल फील्ड को रेगुलेट करती है। एक आपको ये कीवर्ड दिख रहा है, दूसरा आपको कीवर्ड दिख रहा होगा कन्वर्जन थेरेपी, और तीसरा आपको कीवर्ड दिख रहा होगा मद्रास हाईकोर्ट। इसके अंदर मद्रास हाईकोर्ट का क्या रोल है और नेशनल मेडिकल काउंसिल का क्या रोल है और कन्वर्जन थेरेपी क्या है, ये तीन ही सवाल आ रहे होंगे मन में, और तो कोई सवाल नहीं आ रहा। पहले बात करते कन्वर्जन थेरेपी पे। देखो आपने LGBT IQ कम्युनिटी को देखा होगा। कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि लेस्बियन होना, गे होना, बाइसेक्सुअल होना, ट्रांसजेंडर होना ये अपने आप में एक बीमारी है, जिसके कारण से इसके ऊपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो कि होमोसेक्सुअल है उसको हेटेरोसेक्सुअल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर आइडेंटिटी का तो इशू है ही, पर ये एक बहुत टॉर्चर थेरेपी है, बहुत टॉर्चर होता है इसमें। 1960s के अंदर इस थ्योरी की इस थेरेपी की शुरुआत की गई थी शराबियों से दारू छुड़वाने के लिए, जिसके अंदर वायलेंस, दूसरे प्रकार के ड्रग्स वगैरह देने की कोशिश जो है वो की जाती है। इवन एक्सटॉर्शन भी किया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि बेटा अगर ऐसी हरकतें नहीं छोड़े तो आपको ऐसा कर देंगे, आपको वैसा कर देंगे, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल झटके वगैरह। ये कुछ फॉल्स क्लेम किए जाते हैं कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि हम लोग एक होमोसेक्सुअल को हेटेरोसेक्सुअल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिसके कारण से एक व्यक्ति को काफी मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा वगैरह झेलना पड़ता है जो LGBT IQ कम्युनिटी का है। क्योंकि एक तरफ तो फैमिली का प्रेशर आता है, फैमिली कहती है कि नहीं इसको कन्वर्ट करो, इसको हेटेरोसेक्सुअल करो, क्योंकि हमारा वो फैमिली डिग्निटी वगैरह वगैरह उसका इशू है, जिसके कारण से उसे मेडिकल या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास में ले जाया जाता है, और वो लोग फिर कन्वर्ट कराने के लिए, हेटेरोसेक्सुअल कराने के लिए, LGBTQ उसकी आइडेंटिटी को चेंज कराने के लिए वॉयलेंस करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ड्रग्स देते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। और ये कंप्लीटली एक फॉल्स क्लेम है, जिसके कारण से एक व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी होती है, और इवन कई बार हम लोगों को सुसाइड जैसे केसेस भी देखने को मिले। केरला के अंदर एक महिला थी जिन्होंने सुसाइड की थी, और सुसाइड करने के पहले उन्होंने अपनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली थी और उन्होंने कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बताया था कि कितनी खतरनाक थेरेपी है, ये किस तरीके से लोगों की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करती है और मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करती है। और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद में सोशल मीडिया के अंदर आई इस वीडियो के कारण कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल लोगों के द्वारा उठाए गए थे। कन्वर्जन थेरेपी का एक प्रॉब्लम तो ये है, तो दूसरा प्रॉब्लम है कि ये आइडेंटिटी के ऊपर ही सवाल उठा रही है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यार ये पैथोलॉजिकल एक बीमारी है। कन्वर्जन जो है, मतलब जो LGBTQ जो है, इन लोगों को एक बीमारी है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, दवाई दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति। मतलब जो एक्चुअल चीज है उसको देख ही नहीं रहे कि दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनकी पहचान है, और इट इज समथिंग विच इज डिफरेंट, विच इज ब्यूटीफुल। पर उस चीज को ना देखते हुए यहाँ पर क्या कंसिडर किया जा रहा है, पैथोलॉजिकल, कि इसको पैथोलॉजिकली हम ठीक कर सकते हैं, हम दवाई दे देंगे, हम ड्रग दे देंगे, हम वायलेंस कर देंगे, ठीक हो जाएगा लड़का। और ये जो है वो उल्टा स्टिग्मा क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर कि वो व्यक्ति बीमार भी है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लिस्ट होती है जिसके अंदर बीमारियां बताई जाती है कि ये बीमारी है, उसके अंदर कहीं से कहीं तक होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिसीज, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग
कि होमोसेक्सुअलिटी केवल ह्यूमन में नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है जो कई सारे जानवरों के अंदर भी मिलती है। विश्व के अंदर कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो बाइसेक्सुअल भी हैं, जो होमोसेक्सुअल भी हैं। तो फिर हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ अ बीमारी। थर्ड प्रॉब्लम जो हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है वो ये है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करता है। एक व्यक्ति को उसी की आइडेंटिटी के ऊपर शक करवाने की कोशिश करता है। इसके कारण से कन्वर्जन थेरेपी को बैन किया गया है भारत के अंदर बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन। अब जो ये नेशनल मेडिकल कमीशन है इसने किया है क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने इसको कहा है। तो सवाल उठता है कि मद्रास हाईकोर्ट का यहाँ पर क्या रोल है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि 7 जून 2021 के दिन जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के द्वारा के पास में केस आया था मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। और मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक कपल था जिसके अंदर ऑब्वियसली कपल था और 2 लोग थे। वो 2 लोगों का कहना ये था, उस कपल का कहना ये था कि हम लोग सेम सेक्स के हैं, वी बिलीव इन होमोसेक्सुअलिटी, पर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमको परेशान करते हैं, हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हमारे पेरेंट्स से। जिसके बाद में जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने ये कहा था कि पुलिस, एक्टिविस्ट, यूनियन और स्टेट वेलफेयर मिनिस्ट्री, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री और नेशनल मेडिकल कमीशन ये साथ में मिलकर काम करें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सेव करने के लिए। जिसके अंदर कहा गया था कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को मेडिकली क्योर करना या उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश करना, इसे प्रोहिबिट किया जाए। और जो इसे करता है, मतलब जो भी मेडिकल प्रोफेशनल या फिर रिलीजियस प्रोफेशनल ऐसा काम करता है, उसके ऊपर फिर एक्शन लिए जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाए। 8 जुलाई 2022 को फिर उसके बाद में नेशनल मेडिकल कमीशन को ये कहा गया कि आपने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं की, हम लोगों ने जो 7 जून के लिए कहा था। जिसके बाद में नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी की और सारे स्टेट के मेडिकल कमीशन को ये कहा कि भारत के अंदर अब कन्वर्जन थेरेपी बैन है। इसके अलावा इसी वर्डिक के अंदर और भी कई सारी चीजों का जिक्र किया गया था मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस भी यहाँ पर सेंसिटाइज रूप से काम करे फॉर द होमोसेक्सुअल। ऐसा ना हो कि कोई मिसिंग पर्सन वगैरह का केस आ जाए और आप हरासमेंट कर रहे हो, ठीक है, यू शुड नॉट डू हरासमेंट फॉर द कंसेंटिंग एडल्ट्स। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को कहा गया कि देखो हम लोगों ने गाइडलाइन तो निकाल दी है ऊपर से, पर होता क्या है नीचे की तरफ इंप्लीमेंट होती नहीं चीजें। तो फिर इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जिसे हम लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जो क्या करती है जहां पर भी कुछ गलत होता है झंडा लेके खड़ी हो जाती है, विरोध कर देती है या फिर खुद उतरती है, खुद काम करती है। जैसे कोविड-19 के दौरान में एनजीओ ने खाने भी बांटे और जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, एनजीओ नहीं बांट पाई थी, तो गवर्नमेंट से मांग भी करी कि लोगों तक खाना पहुंचाओ, लेबर के मुद्दे को उठाया गया। तो एनजीओ और ऐसे अलग अलग ग्रुप जो कि सिविल सोसाइटी के ग्रुप है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेक श्योर करने के लिए किसी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो। अब ऐसे एनजीओ या ऐसे ग्रुप जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उन ग्रुप को यहां पर काम करवाने की, इन्वॉल्व करने की कोशिश हाईकोर्ट द्वारा की गई, जिसके अंदर कहा गया कि मंत्रालय जो है वो लिस्ट बनाए इन एनजीओ और ग्रुप की जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर यह भी कहा गया था कि अलग से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा स्पेशल लीगल असिस्टेंस दिया जाए एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, अगर केस कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड है तो। साथ में कम्युनिटी के अंदर सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। आप कानून कितना ही बना लो, है ना, लीगल सेंसिटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी सोशल सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। तो सोशल सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। अब ये अवेयरनेस कहाँ करोगे, तो अवेयरनेस ना बच्चे के बचपन से उसे सिखाओ, है ना। मतलब भारत के अंदर अनटचेबिलिटी के इतने कानून हैं और इतने स्ट्रिक्ट कानून है, उसके बावजूद भी आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर हम लोगों को अनटचेबिलिटी के केसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर इतने हार्श अनटचेबिलिटी के केसेस देखने को मिलते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है, कई बार गार्लैंड पहनाई जाती है, कई बार मार दिया जाता है, टेम्पल के अंदर जाने से मना किया जाता है। ठीक उसी तरीके से कई बार ऐसे ही एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के प्रति घृणत्व लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर कई बार इनको ही मारा जाता है अगर ये पास में आके ट्रेन में बैठ जाए तो फिर हम लोगों को ना हमारे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए
कि व्हाट इज अ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग जेंडर, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी और जैसे हम हैं वही सही है और हम लोग हमारी ही फोटोकॉपी पूरी दुनिया को बना दें, बल्कि दिस वर्ल्ड शुड बी डाइवर्स, दिस वर्ल्ड शुड बी विद द डिफरेंट ओपिनियन, दिस वर्ल्ड शुड बी डिफरेंट विद डिफरेंट कलर। आपने बचपन में इंग्लिश की एक पोयम पढ़ी होगी, द ब्रुक, जिसके अंदर बताया गया है कि एक झरना किस तरीके से अलग अलग रूप, अलग अलग रंग लेता है और झरना उन अलग अलग रूप और रंगों को लेके कितना खूबसूरत दिखता है। जब वो पहाड़ों पे है तो वो वही गुलाबी रंग का है, जब वो पत्थरों पे है तो उसी की आवाजें आती है और काफी सुंदर दिखाई देती है। जब वो ऊपर पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसके बाद में वही पानी झरना बन जाता है और उसके बाद जब वो प्लेन पे चलता है तो वही मेंडर बन जाता है। ये अलग अलग चीजें क्यों खूबसूरत हैं? क्योंकि डाइवर्सिटी ही खूबसूरती है। अगर एक ही जैसा पानी बहता तो शायद झरने में वो खूबसूरती ना होती। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को स्कूल से चीजों को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि स्कूलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कई बार बच्चों को बुली किया जाता है, कई बार ऐसी कहानी, हॉरर कहानियां बनाई जाती है LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ कि ये तो रात में जाके ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हॉरर कहानी। कई बार होता है कि स्टिग्मा क्रिएट किया जाता है, झूठी बातें क्रिएट की जाती है। कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि LGBTQ यानी कि ट्रांसजेंडर का मतलब होता क्या है, कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके ऊपर ही डाउट है बच्चों को। तो इन चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है, सोशल स्टिग्मा को हटाना बहुत जरूरी है और उसके लिए टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले ऐसे करता है कि वो इन चीजों को बिना शर्माए बाहर आके लोगों को बताए। अदरवाइज चैप्टर नंबर 8 जो स्किप कर दिया जाता है, 8 या 10 कौन सा है वो, है ना, रिप्रोडक्शन वगैरह का, तो उसको जिस तरीके से स्किप किया जाता है, इन स्टिग्मा को हटाने की आवश्यकता है और बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में क्लियरली बताए जाने की आवश्यकता है। और ये बताने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, नॉट जस्ट इन स्कूल बट ऑल्सो इन होम। घर के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चा सबसे ज्यादा उनसे इंटरेक्ट करता है और सबसे ज्यादा उनसे ही प्रभावित होता है, तो पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना जरूरी है LGBTQ कम्युनिटी के लिए, ताकि बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी वाला पॉइंट जो है वो डेवलप हो। इसके अलावा GS1 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली चाइना के साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर अर्थक्वेक आया। अब ये अर्थक्वेक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था वोल्केनो के ऊपर, जिसके अंदर पूछा गया था कि रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन के एग्जाम्पल को कोट करते हुए बताओ कि वोल्केनो कैसे आता है। और यूपीएससी के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली कहा गया है जियोफिजिकल फिनोमेना, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं वोल्केनो, साइक्लोन और अर्थक्वेक। तो इनके ऊपर ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, एक साल वोल्केनो पूछ लेगा, अगले साल अर्थक्वेक पूछ लेगा, अगले साल साइक्लोन पूछ लेगा। तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि यार अर्थक्वेक के जितने एग्जाम्पल इस बार देखने को मिले हैं उनको कोट करते हुए बताओ कि अर्थक्वेक कैसे आया। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया, इसके पहले अफगानिस्तान के अंदर भी अगर आपको याद होगा तो एक अर्थक्वेक आया था। अब चाइना के साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर ये अर्थक्वेक क्यों आया है? क्योंकि अर्थक्वेक आता है प्लेट की बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, अब प्लेट की बॉर्डर आप अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो आपको हिमालय के यहाँ पर देखने को मिलेगी। हिमालय जो है वो प्लेट की बॉर्डर के ऊपर ही बने हुए हैं, जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अब ये हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम है, माउंटेन इंडिया में है पर माउंटेन सिस्टम जो है वो चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ही फैला हुआ है। तो ये जो माउंटेन सिस्टम है, अगर इसको आप देखोगे तो चाइना के कहाँ आएगा? ये चाइना है। अगर तो चाइना के इस भाग में इंडिया की बॉर्डर दिखेगी, इधर की तरफ ही हिमालय आएगा और इधर की तरफ ही क्या आएगा? ये अर्थक्वेक आने की संभावना यही होती है। तो इसी कारण से यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो आया है। ये अगेन हिमालयन रीजन के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रूज बन गई है। ऋषि सुनक अभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं, वो इस इलेक्शन के अंदर हार गए, इंडियन ओरिजिन के प्रधानमंत्री। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही सुनने के लिए सुन लो वाली खबर, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले को नोट करना था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि 2021 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस 23.7% तक बढ़ गए हैं और लगभग 1.1 लाख लोगों को ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है तो उसके अंदर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब वहां पर डिटेंशन के अंदर दो अलग अलग चीजें आ जाती हैं, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन।
प्रिवेंटिव मतलब क्या, किसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्यूनिटिव मतलब किसी को पनिश करने के लिए, ठीक है। प्यूनिटिव पनिशमेंट भी अगर किसी को दी जाती है, पनिश किया जाता है, तो किसी कानून के तहत किया जाता है कि इसको आमरण लेवल पे, मतलब इसको आमरण जेल में डाल दो, ठीक है। वैसे ही अगर इसने मर्डर किया तो अब आपने कभी किसी को ऐसे चांटा मार दिया, तो उस केस में आपको थोड़ी ना जेल में पूरे आजीवन कारावास के अंदर डाल दिया जाएगा, कोई कानून होते हैं। तो प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए जैसे कानून होते हैं, वैसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी अलग अलग कानून होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह, ठीक है। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या क्या कानून लगते हैं, किन चीजों के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंट करने के लिए कि वो कुछ गलत ना करे। जैसे एक ग्रुप ऑफ लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं, आपको और पुलिस वाले को लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई सी रैली निकलने वाली है और उसके अंदर ये कुछ करेंगे, ये पत्थरबाजी वगैरह करेंगे, तो उनको क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव लेवल पे गिरफ्तार किया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये गिरफ्तारी केवल 3 महीने के लिए हो सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। 3 महीने के बाद में एडवाइजरी बोर्ड के पास में भेजा जाता है। एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हाईकोर्ट के जज बैठते हैं और यही बताते हैं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसी दौरान के अंदर एक व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको बताना होता है उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। साथ में एडवाइजरी बोर्ड के पास में जब ले जाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हम लोगों को 3 महीने से ज्यादा इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखना है, तो उस दौरान में जो व्यक्ति है वो अपना पक्ष जो है वो पेश करवा सकता है या कर भी सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा राजपथ का नाम भी चेंज करके कर्तव्य पथ किया जा रहा है। राजपथ क्या है, तो राजपथ आप देखोगे 26 जनवरी के दिन जहां पर से पूरी परेड निकलती है वहां पर आपको राजपथ देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ से शुरू होके इंडिया गेट और इंडिया गेट से फिर प्रगति मैदान और फिर उसके आगे नेशनल स्टेडियम तक ये राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ जो है वो कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ऐसा कमेंट करो। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।